एवरीवन। अच्छा, चलो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज नहीं, अभी इसमें 3 पार्ट्स और बाकी हैं, 3 टॉपिक, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये सीए फाउंडेशन में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हाँ, और आपकी बुक में इसको बहुत कम दिया हुआ है। अब मैंने आपको मॉड्यूल दिखाया क्या? आपने मॉड्यूल देखा क्या? सीए का मॉड्यूल? अच्छा, वो 1 में दिखाया होगा। एक सेकंड, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मॉड्यूल का मतलब बुक होता है। देखो, आपने सीए की साइट देखी क्या एक भी बार? देखिए आपने ऐसी कुछ नहीं देखी? ये सीए की साइट है। दिस इज सीए वाली साइट, ठीक है। देखो, ये आपके इकोनॉमिक्स की बुक है। मॉड्यूल मतलब आपकी सीए वाली बुक, ठीक है। देखो, क्या अपन ने ये चैप्टर 1 तो नेचर, स्कोप और माइक्रो मैक्रो पढ़ लिया है क्या? पढ़ लिया है। क्या थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा क्या अपन ने? हाँ। क्या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं? यस। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम। ये सारे 12th वाले टॉपिक्स हैं अभी इसके बाद, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो, अभी अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3, मेरा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। एक बार इसमें देखते हैं कि अपन ने प्रोडक्शन और कॉस्ट अलग अलग पढ़ा है ना। तो यहाँ प्रोडक्शन में गई मैं, ये देखो। अब एक बार थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे इधर, है ना। मैं आपको बता रही हूँ कि अपन सीए से रिलेटेड कितना हो गया अपना। क्या प्रोडक्शन में हमने ये 3 चीजें पढ़ी क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, अपन ने पढ़ी है। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आपको बताया था, इसकी थ्योरी नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने आपको बोला था अगर कोई मशीन में 10,000 यूनिट बन सकती है और तुम उसमें 10,000 ही यूनिट बना रहे हो, तो क्या मैं ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करती हूँ? हाँ। ऑप्टिमम कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना ज्यादा माल बन सकता है इस मशीन में मैं उतना बना रही हूँ, वही मेरा क्या होता है? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन में, आपने ये कुछ लॉ पढ़ रखे हैं क्या? क्या आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा? हाँ। अच्छा, आप एब्सेंट थे क्या उस टाइम पे? अच्छा, तो आपको बैकअप लेक्चर मिले? देखे नहीं है अभी, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन मतलब कोई बिजनेस नया नया शुरू होता है, अभी उसको 1 ही साल हुआ है, बिजनेस नया नया शुरू होता है, तो क्या जमीन आप एकदम से बड़ा कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन क्या मुकेश अंबानी कर सकता है क्या? हाँ। उसको बोलते हैं लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अपन ने पढ़ा था। क्या हमने रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था? क्या मैंने आपको इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी बता दी? मतलब कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में जो एक्सपीरियंस का एडवांटेज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जब एक्सपीरियंस का नुकसान होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ कॉस्ट में मैंने आपको बताया था क्या कोई कुछ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल, है ना। और कॉस्ट कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। चलो, प्रोडक्शन तो अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। क्या आपने कॉस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा क्या? क्या आपने पढ़ा कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया था। फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप, है ना। तो खर्चे का रिलेशनशिप फैक्टर से। अच्छा, मैं यहाँ पे कौन से खर्चे की बात कर रही हूँ? 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। लैंड की वजह से कौन सा खर्चा होता है? रेंट। लेबर की वजह से कौन सा खर्चा होता है? वेजेस। कैपिटल की वजह से क्या होता है खर्चा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अगर आपने कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, अगर आपने बैंक से पैसा उधार लिया तो क्या उसको ब्याज देंगे अपन? हाँ, तो उसके लिए इंटरेस्ट। चौथा, एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर मतलब जो बिजनेस चलाता है। जैसे आपके फादर का बिजनेस होगा तो उस बिजनेस में से क्या वो प्रॉफिट निकालते होंगे? हाँ। तो एंटरप्रेनर क्या लेके जाता है? प्रॉफिट। अब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? कॉस्ट को। इन चारों के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? कॉस्ट। हाँ। अब यहाँ पर शॉर्ट रन कॉस्ट, क्या आपने टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा क्या?
टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स प्लस वेरिएबल। और फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जो तुम माल बनाओ नहीं बनाओ वो खर्चा तो उठाना पड़ेगा। और वेरिएबल मतलब रेंट, ठीक है, जो घूमता रहता है, जो बढ़ता रहता है। चलो अपन ने ये भी पढ़ लिया। क्या आपको ये कर्व याद है क्या कुछ? क्या अपन ने ऐसा कर्व बनाया था कि फिक्स कॉस्ट मेरी कैसी रहती है? सेम रहती है। ओके। क्या वेरिएबल कॉस्ट का अपन ने कर्व बनाया था? बनाया था। क्या अपन ने, आपने ऐसा कोई कर्व बनाया था क्या? ऐसा ऐसा याद है अपन ने ऐसा? ये देखो, ये पूरे सीए फाउंडेशन जो आईसीआई की साइट पे जो बुक है ना, मैं आपको वहां से बता रही हूँ कि जो आपने पढ़ा है वो कहाँ है? हमारे सीए फाउंडेशन में। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों कर्व के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। वेरी गुड। ओके। उसके बाद क्या अपन ने ये एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना सीखा था क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट, है ना? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला था क्या अपन ने? ओके। क्या एवरेज टोटल कॉस्ट अपन ने निकालना सीखा था? क्या मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हमने पढ़ा क्या? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट जो हमको लग रही है। ओके। क्या आपने भी ऐसा कुछ शेड्यूल बनाया है क्या अपनी बुक में? अपन ने भी ऐसा शेड्यूल बना के रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो अपने को नेक्स्ट ये पढ़ना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट की। चिड़िया नहीं उड़ रही है, ये कर्व है बेटा, ठीक है। तो और देखो इसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। ये अपन ने इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है और ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन आ गए, मतलब ये चैप्टर अब बस खत्म होने वाला है, ठीक है। अब एक बार देखो, मैंने रिवीजन के लिए बात करी है, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये 11th में और फाउंडेशन में बहुत बड़ा चैप्टर है और बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको कल की बात बता रही हूँ, एक फाउंडेशन के बच्चे का मेरे पास फोन आया और वो मुझसे बोल रहा था, मैडम वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बताओ ना। उसको वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, टफ है, तो बेटा ये सबको लगता है। तो अपन इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। मैंने बात कर ली है एक बार, हर्ष सर के शायद आपके लेक्चर दो दो तीन तीन लेक्चर हो रहे हैं ना अभी, तो पहले उनका खत्म हो जाए, उसके बाद मैं एक साथ एक रिवीजन ले लूंगी। नहीं तो आपको 7-8 बजे तक बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा मैं क्या करवाऊंगी। चलो, फिर भी एक बार, एक बार अपन इसका थोड़ा सा मेरे को आपको ओवरव्यू करवाना है। देखो चैप्टर का नाम क्या है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। क्या आपने देखा क्या सीए में भी प्रोडक्शन अलग था और कॉस्ट अलग दिया हुआ है? देखो प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले, प्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? क्या हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़े थे क्या? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? देखो सबसे पहले तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पूरा सामान इकट्ठा करके जो हम माल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। एक फैक्ट्री में मजदूर आया, बिजली चलाई, जमीन किराए पे लेके फैक्ट्री बनाई, ये सारी चीजें मिला के, कपड़ा लेके आए, सारी चीजें मिला के उन्होंने शर्ट बनाई, तो ये शर्ट का क्या हो गया? प्रोडक्शन। हमने शर्ट बनाई, इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। इतना समझ आया? अब कोई भी धंधा शुरू करने के लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमको 4 चीजों की जरूरत होती है। वो कौन सी 4 चीजों की जरूरत होती है हमको? पहला होता है लैंड, दूसरा क्या होता है? लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा क्या होता है हमारे पास? एंटरप्रेनर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए क्या आपको जमीन चाहिए क्या पहले? हाँ। क्या आपको मजदूर चाहिए क्या काम करने के लिए? हाँ। सबसे बड़ी बात, क्या पैसा चाहिए क्या बिजनेस शुरू करने के लिए? हाँ। और उस बिजनेस को चलाने वाला मालिक चाहिए क्या, जो दिमाग लगा के बिजनेस चलाए? एंटरप्रेनर चाहिए आपको, हाँ। इन सब के ऊपर खर्चा कौन कौन सा होता है वो अपन ने पढ़ा था हमारे कॉस्ट में। वो कहाँ पढ़ा था अपन ने? कॉस्ट में। एक बात बताओ, लैंड की वजह से आपने कोई जमीन किराए पे ली, क्या बिजनेस करने के लिए आपको जमीन मिल गई? हाँ। ये लैंड तो हमको मिल गया, लेकिन इसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट। तो इसके बदले हमको क्या देना पड़ेगा? रेंट। अच्छा, आपको बिजनेस करने के लिए मजदूर चाहिए था, मजदूर तो मिल गया, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा? वेजेस। तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा? वेजेस। आपको कैपिटल चाहिए थी, पैसा चाहिए था बिजनेस चलाने के लिए, तुमने बैंक से पैसा उधार ले लिया, उसके बदले क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अच्छा, आपके पापा बिजनेस चला रहे हैं, तो वो जो अपना दिमाग यूज करके फैक्ट्री चला रहे हैं,
वो उस फैक्ट्री में से क्या लेंगे? प्रॉफिट। ठीक है, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका जो खर्चा होता है उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? कॉस्ट में। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अपन ने यहाँ पे दो चीजें और पढ़ी थी, लेकिन उसके भी पहले अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, आप लोग मुझे बताना, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आउटपुट। एक बात बताओ, आपकी बिजनेस में आपने मशीन से कुछ माल बना के निकाला, कोई आपको बोलेगा कि आपकी फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो आपने शर्ट बनाई उसी की बात कर रहे हैं? तो प्रोडक्ट का मतलब सबको पता है क्या होता है? जो आपने इतनी मेहनत, ये सारे फैक्टर्स यूज करके जो माल बनाया उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोडक्ट, मतलब के आउटपुट। अब ये भी कौन कौन से तरीके के होते हैं, याद है क्या किसी को? मेरी फैक्ट्री में रोज 60 किलो माल बनता है, तो ये मेरा क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट। कि टोटल माल मेरी फैक्ट्री में कितना बनता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक और नया ग्राहक आया। क्या ऐसे देखो, हर फैक्ट्री में क्या ग्राहक बढ़ाने की बात चलती रहती है कि भाई आज मार्केट में 60 किलो सेव बिक रहा है हमारी फैक्ट्री का, तो और बढ़ना चाहिए। समझो एक दिन आपकी फैक्ट्री में नया ग्राहक आ गया, ठीक है, जिसका मिस हुआ था उसका पूरा रिवाइज हो जाएगा। समझो आपकी फैक्ट्री में एक दिन नया ग्राहक आया और उसने बोला यार तुम रोज कितना माल बनाते हो? तो हमने बोला 60। ये तो मेरा टोटल प्रोडक्ट है, टोटल में इतना ही माल बनाती हूँ, कितना? 60 किलो। उसने बोला एक काम करो ना, 5 किलो मेरे लिए भी बना देना। एक्स्ट्रा कितना बनाने को बोल रहा है वो? 5 किलो। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा 5 किलो है इसको मैं क्या बोलूंगी? मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मुझे ये देखना है कि एक मजदूर, मेरी फैक्ट्री में टोटल कितना माल बन रहा है? 60 किलो। और समझो मेरी फैक्ट्री में 10 लेबर, 10 मजदूर काम करते हैं। मुझे ये देखना है कि एक मजदूर कितना किलो माल बनाता है, बताओ। क्या निकाल सकती हूँ क्या मैं? कितना बनाता है? 6 किलो। इस 6 किलो को मैं क्या बोल देती हूँ? एवरेज प्रोडक्ट। एक लेबर कितना माल बनाता है उसको क्या बोल दूंगी मैं? एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे फिर अपन ने देखा था कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा। कॉस्ट का मतलब क्या? खर्चा होता है। जो खर्चा मेरे को करना पड़ रहा है, जो माल बनाने के लिए मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब ये भी कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। ठीक है, पहले तो ये 2 तरीके की होती है, चलो जो आपने बोला वही कर देते हैं। 2 तरीके की कॉस्ट होती है। 2 तरीके की कौन सी कॉस्ट होती है? एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ इसमें से फिक्स कॉस्ट कौन सी है? क्या रेंट मेरी फिक्स कॉस्ट है क्या? फिक्स मतलब तुम माल बनाओ नहीं बनाओ, तुमने फैक्ट्री किराए पे ले ली, समझो 1 महीने तक तुमने माल ही नहीं बनाया, तो तुम उस किराएदार को बोल सकते हो क्या कि भाई मैंने इस महीने माल नहीं बनाया, तेरे को किराया नहीं दूंगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो मेरा रेंट कैसा हो गया? फिक्स कॉस्ट। और वेजेस कैसी हो गई मेरी? वेरिएबल कॉस्ट। वेजेस मतलब वेरिएबल कॉस्ट कैसे? अगर मैं माल बनाऊंगी तभी मजदूर को बुलाऊंगी, मजदूर काम करेगा तभी पैसे दूंगी, मजदूर काम नहीं करेगा तो पैसे दूंगी क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया मेरा? वेरिएबल। फिर आ गया मेरा इंटरेस्ट। एक बात बताओ, बैंक से मैंने लोन लिया, ठीक है, बिजनेस करने के लिए लोन लिया। अब जो मैंने लोन लिया, मैं भले अभी तक मैंने धंधा चालू नहीं करा, लेकिन क्या बैंक को ब्याज देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा, तो वो मेरी क्या हो जाती है? फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारी क्या आ जाती है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा क्या था? टोटल प्रोडक्ट। ये क्या आ गया? मेरी टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे ये जो 5 किलो इसने एक्स्ट्रा बनवा रहा है, सामने वाला आया, उसने बोला यार कितना बनाते हो? मैंने बोला 60। उसने बोला 5 मेरी भी बना देना। क्या मेरा एक मजदूर कितना किलो माल बनाता है? 6 किलो। अब ये 5 किलो एक्स्ट्रा बनाना है तो क्या मुझे एक और मजदूर चाहिए रहेगा क्या काम करने के लिए? हाँ। और क्या उस मजदूर को मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा क्या? हाँ। तो इस एडिशनल खर्चे को मैं क्या बोल देती हूँ? मार्जिनल कॉस्ट। मतलब जो कॉस्ट मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट पे लगती है 5 किलो की वजह से, जो मुझे एक्स्ट्रा मजदूर रख के पैसा देना पड़ा, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब मुझे ये देखना है कि मेरी फैक्ट्री में 60 किलो माल बनता है,
और मेरी इतनी सारी कॉस्ट लगती है, मुझे ये देखना है कि एक यूनिट की वजह से कितना कॉस्ट लगता है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो मेरी फैक्ट्री में 5,000 यूनिट बनता है, 5,000 शर्ट्स बनती है, और मेरे जो टोटल खर्चा आता है, जो मेरी टोटल कॉस्ट लगती है, वो समझो लगती है 2 लाख रुपए। मुझे ये देखना है, मार्केट में तो मैं एक एक शर्ट बेचूंगी, तो मुझे देखना है कि एक शर्ट पे मेरा खर्चा कितना आया। बताओ मैं कैसे निकालूंगी? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट, क्या ऐसा ही करूंगी? हाँ। तो इससे मेरी क्या निकल के आ जाएगी? पर यूनिट कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। तो अब यहाँ पर समझो मैंने जो यहाँ पे डिवाइड करा, ये 2 लाख है। अगर ये मेरी टोटल कॉस्ट है और इसको यूनिट से डिवाइड करूंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट नहीं है, समझो ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, और इसको यूनिट से डिवाइड करूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, समझो ये 2 लाख है मेरी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब समझो ये एवरेज कॉस्ट भी नहीं है, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, और इसको मैंने यूनिट से डिवाइड करा, तो अब ये मेरी क्या आ जाएगी? एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। मतलब जिस कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दोगे वही एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी। एक अपन ने पढ़ा था यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, याद है क्या? नहीं, उसके भी पहले अपन ने रिलेशनशिप पढ़े थे। कौन सा रिलेशनशिप? टीपी का और एमपी का। पहले अपन ने इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ा था, टीपी का एंड एमपी का। अब इसके रिलेशनशिप के पॉइंट देखो, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी और पूरे याद हो जाएंगे, आपको अभी तक याद भी नहीं होंगे। समझो टीपी और एमपी बहुत जिगरी दोस्त हैं, ठीक है, एकदम बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। अब यहाँ पर जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, देखो, अगर टोटल प्रोडक्ट ऊपर वाली क्लास में जाके बैठेगा तो क्या तुम भी जाके बैठोगे क्या ऊपर? क्योंकि तुम्हारा जिगरी दोस्त है। तो आपका टोटल प्रोडक्ट ऊपर गया तो क्या मार्जिनल प्रोडक्ट भी ऊपर जाएगा? ये भी ऊपर जाएगा। टोटल प्रोडक्ट नीचे वाले फ्लोर पे आ गया तो क्या मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे वाले फ्लोर पे आएगा क्या? आएगा। अब देखना यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना। अब तुम्हारा जो जिगरी दोस्त है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और वो तुमको बहुत ईगो दिखा रहा है, मैक्सिमम ईगो। ईगो का मतलब होशियारी मार रहा है, वो तुम्हारे सामने बहुत होशियारी मार रहा है। तो क्या तुमको उसके सामने जीरो फील होगा क्या, कि यार ये तो कितना होशियार है, और तुमको जीरो फील हो रहा है? इसको यहाँ पे याद कैसे करेंगे? जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है, मतलब जब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कैसी हो जाती है? जीरो। ये वाला दोस्त कैसा फील करता है? जीरो। अब इसको लॉजिकली समझाऊं क्या? देखो, तुम्हारे पास समझो ये एक मशीन है, इस मशीन में 10,000 यूनिट बन सकती है, ठीक है। और तुम समझो तुम्हारी इस मशीन में अभी 9,000 यूनिट बन रही है। एक बात बताओ, अगर कोई ग्राहक तुम्हारे पास आएगा कि मेरे लिए भी 500 बना दो, क्या तुम इस मशीन में बना लोगे क्या? हाँ। मेरी फैक्ट्री में मैं इसको क्या बोलूंगी? 9,000 को टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल इतना माल बनता है, और जो 500 एक्स्ट्रा ऑर्डर आया इसको क्या बोलूंगी? मार्जिनल प्रोडक्ट। अब समझो टीपी मेरा मैक्सिमम है। टीपी मैक्सिमम मतलब बताओ इस मशीन में ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है? 10,000 यूनिट। और तुम 10,000 यूनिट बनाते हो। अब कोई तुम्हारे पास आया कि मेरे लिए 500 यूनिट बना दो, क्या तुम बना पाओगे क्या? नहीं। इसका मतलब जब आपका टीपी कैसा होता है? मैक्सिमम, मतलब जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना कर रहे हो मशीन को, तो क्या आपके मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ बनेगा क्या? एक्स्ट्रा कुछ बनेगा क्या? नहीं, वो कैसा हो जाएगा? जीरो। मतलब जब मेरा टीपी कैसा होता है? मैक्सिमम। तो क्या मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है? हाँ, होता है। अच्छा, अब तुम्हारा दोस्त तुमको इतनी होशियारी मार रहा था तो तुमको जीरो फील हो रहा था। तुम्हारा दोस्त जो है, अब वो समझो सीढ़ियों से गिर गया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होशियारी मार रहा था, भगवान ने सबक सिखा दिया और वो सीढ़ियों से गिर गया, तो तुमको कैसा फील हो रहा है? नेगेटिव। आपको कैसा फील हो रहा है? नेगेटिव। आपको बुरा फील हो रहा है उसके। हम अच्छे दोस्तों की बात कर रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? बुरा फील हो रहा है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बात मत करना।
आपको कैसा फील हो रहा है? नेगेटिव। ये 4 रिलेशनशिप अपन ने पढ़े थे, ठीक है। देखो अब तुमको याद हुआ क्या? टीपी ऊपर तो एमपी ऊपर, टीपी नीचे तो एमपी नीचे, टीपी मैक्सिमम तो एमपी जीरो, टीपी गिर गया तो एमपी को कैसा लगेगा? नेगेटिव। 4 याद हो गए क्या? ठीक है। उसके बाद अपन ने दो चीजों का और रिलेशनशिप देखा था, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का। अब इनका देखो रिलेशनशिप कैसा था। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाएगी तो एवरेज कॉस्ट भी कैसी जाएगी? एवरेज कॉस्ट भी कैसी जाएगी? ऊपर, ठीक है। ये भी मेरी कहाँ चली गई? ऊपर। मार्जिनल कॉस्ट मेरी नीचे आई तो सॉरी ये प्रोडक्ट है, तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट भी कैसा आ जाएगा? मेरा एवरेज प्रोडक्ट भी नीचे आ जाएगा। मेरी मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव हो गई तो एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नीचे आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको भी दोस्तों की तरह समझते हैं। आपका दोस्त ऊपर वाली क्लास में गया, तुम भी चले गए, तुम्हारा दोस्त नीचे वाली क्लास में आके बैठ गया, तुम भी बैठ गए। अब तुम्हारे दोस्त के घर पे कोई परेशानी चल रही है, तो बेचारा नेगेटिव हो गया, वो नेगेटिव सोच रहा है, वो रो रहा है, तो तुम भी उसके साथ रोने लगोगे कि उसको समझाओगे? तुम उसको पॉजिटिविटी दोगे कि यार मत रो, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एमपी नेगेटिव होता है तो एपी कैसा होता है? एपी को भी बुरा लगता है, एपी भी नीचे आता है, लेकिन वो कैसा होता है? पॉजिटिव। वो उसको समझाना चाहता है। ये दोनों रिलेशनशिप समझ में आए क्या? है ना। इसके बाद अपन ने और दो चीजें पढ़ी थी। एक अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत आसान होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब, क्या मेरे फैक्टर में कुछ फिक्स फैक्टर है और कुछ वेरिएबल फैक्टर है? क्या जमीन मेरा फिक्स फैक्टर है? जमीन को बड़ा चढ़ा कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या मजदूर को बड़ा घटा सकते हैं क्या? हाँ, तो मजदूर मेरा क्या हो गया? वेरिएबल। तो अपन ने यहाँ पे समझा था, समझो एक रेस्टोरेंट का किचन है, ये किचन फिक्स है कि वेरिएबल? ये किचन है मेरा फिक्स। अब इसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, समझो शेफ काम कर रहे हैं, और इसमें 3 शेफ काम कर रहे हैं, और इसमें टोटल शेफ 5 काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी कितने कर रहे हैं? 3। यहाँ पे क्या ये जो शेफ है ये वेरिएबल है? हाँ, इसको बड़ा घटा सकते हैं, किसी को भी नौकरी पे रखो, किसी को भी हटा दो। अब किचन में काम करने की जगह कितने लोगों की है? 5। अभी कितने लोग कर रहे हैं? 3 लोग काम। क्या काम अच्छे से करेंगे क्या? ये लोग अपना अपना काम करेंगे, तीनों एक दूसरे से बातें ही नहीं करेंगे। तो क्या समझो मेरे रेस्टोरेंट में पहले 200 डिशेस बनती थी, क्या अब ये डिशेस बढ़ जाएंगी क्या? पहले एक ही इंसान काम करता था, मैंने 2 को और रख दिया, क्या अब ये डिशेस बढ़ जाएंगी क्या? समझो अब ये डिशेस बढ़ के हो गई 300 डिश। क्यों ये 300 क्यों ही? क्योंकि मैंने 2 और लोगों को नौकरी पे रख दिया। तो मैंने बोला यार ये तो बढ़िया है, एक काम करो, एक और को रख देती हूँ नौकरी पे। किचन में कितने लोगों की जगह है? 5। मैंने अभी कितने रखे हैं? 4। किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, अभी भी एक सीट खाली है, ये लोग तो घूमते रहते हैं। बताओ, अब मैंने क्या करा, एक और एक्स्ट्रा रख दिया, तो कितनी डिशेस हो गई? 400 डिशेस। मतलब एक एक जना 100 डिशेस बना रहा है रोज। अब मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, तो मैंने क्या करा, एक साथ इसमें 4 लोगों को और नौकरी पे रख दिया। मुझे एक बात बताओ, जगह कितने लोगों की थी? 5 की। रख मैंने कितने लिए? 9-10 लोग रख लिए। अब बताओ ये लोग काम करेंगे कि लड़ेंगे? अब ये लोग लड़ेंगे, ये लोग बोलेंगे कि यार इधर मैं खड़ा हूंगा, उधर मैं खड़ा हूंगा। अब ये लोग लड़ने लग जाएंगे। क्या अब मेरा माल अभी भी बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। यहाँ पे देखो कितने से बढ़ रहा था? 100। यहाँ पे भी कितने से बढ़ रहा था? 100। अब मेरी डिशेस बढ़ तो रही हैं, लेकिन अब कितनी हो गई? समझो सिर्फ 450 डिशेस। बताओ कितने से बढ़ी? 50 से। क्या ये कम दिख रहा है क्या आपको? पहले कितने से बढ़ रहा था? 100 से। बाद में कितने से बढ़ रहा है? 50 से। अब मैंने अभी भी ध्यान नहीं दिया, और मैंने ऐसे और 3 लोगों को रख दिया। अब 12-15 लोग हो गए। बताओ जगह कितने लोगों की थी? 5 की। मैंने रख के लिए 15 लोग। अब काम तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये एक दूसरे को देख के क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे, बातें करेंगे, मारा कुटी करेंगे। एक बात बताओ, अब मेरी डिशेस ज्यादा बनेंगी कि कम? कम। अब ये कितना हो गया?
200 डिशेस, बताओ कितने से कम हो गई, कितने से कम हो गई ये? 250। क्या इस 250 को मैं नेगेटिव में लिख दूं क्या? ये तो कम हो गई तो नेगेटिव में आएगी। यही तो बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब तुम एक फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हो, तो पहले जो आपका माल है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। कौन से रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। फिर उसके बाद वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। डिमिनिशिंग मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन पहले 100 से बढ़ा था, अब कितने से बढ़ रहा है? 50 से। और उसके बाद ये कैसा हो जाता है? नेगेटिव। ये 3 फेजेस पड़े थे, ये तीनों फेजेस समझ आए क्या? है ना? अब इसमें एक और लॉ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये जो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न पढ़ा ना, इसी के ये जो दो पार्ट हैं, इसको एक और नाम दे दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब क्या, एक ही लॉ में दो लॉ है? अगर मैं इन तीनों की बात करूंगी, मतलब मैं बोल रही हूँ पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर नेगेटिव, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। मैंने बोला डिक्रीज है और फिर नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया? मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या ये दो लॉ समझ में आए क्या? किसी को यहाँ पे दिक्कत? ठीक है, ये अच्छे से समझ आया आपको? अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट अपन ने एक और पढ़ा था, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब देखो ये स्केल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? स्केल का मतलब बड़ा बनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस में बहुत स्केलेबिलिटी है, मतलब मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। देखो अब कोई भी बिजनेस, आप आज कोई बिजनेस शुरू करोगे तो शुरुआत में तुम्हारे पास धीरे धीरे नॉलेज आएगा, तो तुम्हारा माल ज्यादा बनेगा, बनेगा। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुमने इतना ज्यादा माल बना लिया कि उससे ज्यादा नहीं बन सकता, तो क्या तुम्हारा माल कांस्टेंट हो जाएगा? या फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आपने एक बिजनेस शुरू किया और तुमने अमेरिका से एक मशीन इंपोर्ट करी, ठीक है? और उस मशीन में 2 लाख शर्ट एक साथ बन सकती है, लेकिन तुमको अभी वो मशीन चलाना नहीं आती। तो तुम धीरे धीरे उस मशीन को चलाना सीख रहे हो। एक बात बताओ, धीरे धीरे जैसे जैसे मशीन चलाना सीखोगे, क्या उतनी ज्यादा ज्यादा शर्ट तुम बनाने लग जाओगे क्या? हाँ। पहले दिन तुमने मशीन चलाई, कुछ बना ही नहीं, तुमको चलाने ही नहीं आई। धीरे धीरे तुमने यूट्यूब खोला और तुमने सीखना शुरू किया, तो तुमने एक दिन 10,000 शर्ट बना दी, एक दिन 20, एक दिन 50, तुमने ऐसे बहुत सारी शर्ट्स बना दी। क्या तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है क्या? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि अब तुम सीखते जा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस और नॉलेज आ रहा है उस मशीन का। अब एक टाइम ऐसा आया कि तुमने उस मशीन को पूरा चलाना सीख गया, और तुम उस मशीन में कितने यूनिट बना रहे हो? 2 लाख। बताओ उसमें बन कितना सकता है? 2 लाख। और तुम बना कितना रहे हो? 2 लाख। तो अब आपका जो प्रोडक्शन है वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब 2 लाख से ज्यादा नहीं बन सकता, कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा। अब तुम इतना, तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा बन गया कि रोज तुम 2 लाख शर्ट बेचते हो इंदौर में। क्या बाकी कपड़ा व्यापारी तुमसे दुश्मनी कर लेंगे क्या? क्या वो लोग ये बोलेंगे क्या कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है यार, हमारा भी धंधा खा गया इसने तो? या फिर ऐसा हो सकता है क्या कि इनकम टैक्स वाले तुम पे नजर रख रहे हो कि रोज 2 लाख शर्ट बेचता है, एक शर्ट 1,000 रुपए की बेचता है, बताओ कितने रुपए कमा लिए? 2 करोड़ कम से कम बंदा रोज कमा रहा है, क्या तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा इनकम टैक्स वाला? हाँ। तो समझो, जब आपका बिजनेस कांस्टेंट हुआ, बाकी लोगों ने तुम्हारे साथ दुश्मनी कर ली, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, तुम्हारा धंधा नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। ये मेरा ग्राफ है, समझ लो। और इसका ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? देखो, स्टार्टिंग में जब आपके पास वो मशीन चलाने का नॉलेज आएगा, तो आपका माल कैसा होगा? इंक्रीज होगा। तुमको इतना चलाने आ गया कि उस मशीन में अब 2 लाख बना लेते हो आप। ये 2 लाख कैसा रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा। लोगों ने इतनी दुश्मनी कर ली तुमसे कि अब तुम्हारा बिजनेस कैसा आएगा? नीचे आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे जो एक बहुत समझने वाली बात है वो क्या है, ये बताओ। ये जो इंक्रीज हो रहा है, क्या यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? यस। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आ रहा है ना? आपको मशीन चलाने का एक्सपीरियंस आ रहा है। आपके पास क्या आ रहा है? एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस के फायदे को अपन क्या बोलते हैं? इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ एडवांटेज हो रहा है। एडवांटेज को क्या मैं फायदा बोल सकती हूँ? हाँ। आपको जो नॉलेज मिला, उससे जो तुमको तुम्हारे बिजनेस में फायदा हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब बड़ा बनने के फायदे।
कि मोदी जी तुम्हारे साथ बैठते हैं, जैसे मुकेश अंबानी इतना बड़ा बिजनेस है, तो क्या मोदी जी उसके हिसाब से काम करते हैं क्या? वो फोन लगा के बोल दे कि यार देखो ये दिक्कत हो रही है, इसका थोड़ा देख लो, क्या मोदी जी उसकी बात सुनेंगे क्या? हाँ। क्या उसको बड़ा बनने का फायदा मिल रहा है? यस, इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन वही एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस की वजह से जो आपको डिसएडवांटेज हो रहा है, आपने मशीन चलाना इतने अच्छे से सीख ली कि तुम 2 लाख शर्ट रोज बेच रहे हो, क्या दुश्मनी बढ़ेगी? हाँ। क्या इनकम टैक्स वाले तुम पे नजर रखेंगे? हाँ। कल को समझो सरकार बदल गई तो जो दूसरी सरकार आएगी वो तुम्हारे ऊपर रेट डाल सकती है क्या? हाँ। तो क्या आपको नुकसान हो रहा है, बड़ा बनने का नुकसान हो रहा है? जैसे मुकेश अंबानी इतना बड़ा आदमी है, उसको बहुत फायदा मिलता है सारे लोगों से। आज वो तुमको फोन करके बोलेगा भाई ये मेरा काम कर दे, तुम मना करोगे क्या? नहीं, तुम करोगे। लेकिन एक बात बताओ, कल को अगर मुकेश अंबानी, क्या कभी भी कोई उसको ठोक सकता है क्या? कोई, अरे जेड प्लस सिक्योरिटी हटा दो, कभी समझो वो बिना सिक्योरिटी के कहीं गया, कोई भी उसको शूट कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? टाटा बिरला अडानी सब इसको नीचे गिराने के पीछे लगे हुए हैं क्या, कि यार हम अच्छा बिजनेस करें, इसका बिजनेस डूब जाए? क्या दुश्मनी बढ़ गई? हाँ। तो बड़ा बनने के नुकसान को अपन क्या बोलते हैं? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया आपका प्रोडक्शन खत्म, ये वाली यूनिट खत्म, सिर्फ इतना है। समझ में आया? ये आपका पूरा क्या हो गया? खत्म। अब इधर कॉस्ट पे आते हैं। अपन ने कॉस्ट में दो कॉस्ट पर, क्या यहां तक समझ में आ गया था आपको? एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये सब समझ में आ गया था? हाँ। अब हम जब इनका रिलेशनशिप देख रहे हैं, बस रिलेशनशिप ही तो देखा अपन ने अभी तक, कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का रिलेशनशिप वेरिएबल कॉस्ट के साथ कैसा है, टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप कैसा है, अपन यही तो पढ़ रहे हैं अभी। इसमें अपन ने, हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज अपन ने पढ़ी थी, याद है क्या आपको? इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, याद है क्या? हाँ। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब, मैंने मेरे ऑफिस में, समझो आप सीए इंटर हो गए, आपका इंटर भी क्लियर हो गया एक ही बार में, और अब तुमको आर्टिकलशिप करनी है, तो तुम मेरे ऑफिस में आए और तुमने बोला कि मैडम हमको आर्टिकलशिप पे रख दो। आपको पता है कि आर्टिकलशिप करने के महीने के कितने पैसे मिलते हैं? इंदौर में मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा 5,000, नहीं तो महीने के 2,500। ठीक है। हाँ। लेकिन 2,500 भी वो सिर्फ आपके आने जाने का खर्चा होता है। मतलब आप सोचो, आप अभी सीए बने नहीं हो, लेकिन हम लोग आपसे सीए का काम कराएंगे तो रिस्क किसके पास है? हमारे पास है ना। अब जैसे मैं मेरे आर्टिकल से, परसों की बात है, मैंने उससे, ये आर्टिकल्स बहुत गड़बड़ करते हैं, मैंने उसको बोला कि यार ये रिटर्न इसको फाइल कर दो, 1 लाख रुपए का टैक्स भर देना क्लाइंट का। तो उस लड़के ने गलती से एक और जीरो लगा दिया, टैक्स कितना भर गया? 10 लाख रुपए। भरना कितना था? 1 लाख। सिर्फ उसने कीबोर्ड पे एक और जीरो भर दिया तो टैक्स कितना कट गया? 10 लाख। अब क्लाइंट तो मेरी जान खा रहा है कि मेरे 9 लाख कहाँ चले गए, एक्स्ट्रा चले गए। और तो मैंने उसको मेरी जेब से 9 लाख रुपए निकाल के दिए, मैंने बोला ये अभी आप रखो, जब इनकम टैक्स का रिफंड आएगा 6-7 महीने बाद, वो मैं मेरे पास रख लूंगी। एक बात बताओ, आर्टिकल की गलती की वजह से क्या मेरे को भुगतान करना पड़ा 9 लाख का? इसीलिए आर्टिकलशिप में सीए के ऊपर बहुत रिस्क होता है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा पे नहीं करते, कि आप लोग सिर्फ अच्छे से काम सीखो, तुमको सिर्फ काम सिखाना है, ठीक है? क्या? हाँ, 2,500 बहुत कम है। अभी सीए में ना ये ऐसा बहुत आईसीआई पे बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए, 5-6 महीना तो देना ही चाहिए। तो उसको जब तक आप आर्टिकलशिप में जाओगे ना, तब ये 6-7 हजार हो जाएगा, उसके ऊपर बात चल रही है अभी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, समझो तुम लोग मेरे ऑफिस में आए और तुमने बोला मैम आर्टिकलशिप के लिए हमको रख लो। तो मैंने बोला यार देखो, मेरे ऑफिस में महीने का 5,000 रुपए मैं देती हूँ, क्या तुम लोग करोगे क्या आर्टिकलशिप? तो तुमने बोला हाँ 5,000 में हम कर लेंगे, वो बगल वाला तो 2,500 बोल रहा था। तो बोला कोई बात नहीं, तुम कल से आ जाना, काम सीखने लग जाना, ठीक है? एक बात बताओ, महीना पूरा हुआ, और अगर तुमको पता नहीं हो तो सीए आर्टिकल्स को बोलते हैं मजदूर, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप आर्टिकलशिप करने जाओगे ना, तो आप बिल्कुल बाल वाल सेट करके कोट वोट पहन के जाओगे कि मैं सीए वाला काम करूंगा। आपका सीनियर ही आपको बोल देगा कि ये भाई ज्यादा उड़ मत, तू भी मजदूर मैं भी मजदूर, बैठ इधर काम, फटाफट ये काम कर तो अगला काम मिलेगा। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपने पूरे महीने काम करा, क्या महीने के आखिरी दिन तुम मेरे पास 5,000 लेने आओगे क्या? बिल्कुल आओगे। मतलब मैं ऑफिस आऊंगी और तुम पहले ही खड़े हो जाओगे, निकालो 5,000, मेरा महीना पूरा हो गया, 5,000 दो,
मेरे को घूमने जाना है, तो मैं तुमको गल्ले में से 5,000 रुपए निकाल के दे दूंगी। मैंने तुमको पैसा दिया, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैंने किसी बाहर वाले को पैसा दिया जो मेरे यहाँ काम कर रहा था, उसको मैंने क्या बोल दिया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब वहीं तुम काम कर ही रहे थे और मेरा भाई आ गया ऑफिस में, तो मुझे तो हर कोई काम वाला ही दिख रहा है, मेरे को तो मजदूरी दिखते हैं सब, तो मैंने मारा उसको चाटा और मैंने बोला जाओ उनके साथ बैठ और काम कर बैठ के। तो वो भी बेचारा आया और उसने भी काम करना शुरू कर दिया। अब महीने के आखिरी में तुम्हारे साथ साथ वो भी आया मेरे पास कि दीदी 5,000 रुपए दो। मैंने तुमको तो दे दिए, उसको दूंगी क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो घर की मुर्गी है। मैं उसको बोलूंगी कि घर के ऑफिस से पैसे मांगता है, शर्म नहीं आती? और मैंने उसको चाटा मार के भगा दिया और रोता रोता चला गया कि छोड़ो यार, पैसे ही नहीं दिए। अगर वो मेरी जगह किसी और ऑफिस में काम करता तो क्या 5,000 मिल जाते क्या उसको? हाँ। तो जो पैसे उसको कहीं और मिल सकते थे लेकिन उसको नहीं मिल पाए, क्यों? क्योंकि उसने अपने घर के का ही काम कर लिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अरे जैसे लड़की घर पे झाड़ू पोछा कर रही है, उसको काम वाली बाई जैसा पैसा मिलता है क्या? नहीं, वो फ्री में कर रही है। वहीं अगर काम वाली दीदी काम करने आएगी तो उसको देंगे क्या? देंगे। तो अपने घर का फैक्टर ही कुछ काम कर रहा है तो उसको पैसा जो देने से बच गया उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या ये दोनों समझ में आया क्या? हाँ। इसके बाद अपन देख रहे हैं रिलेशनशिप। कौन कौन सा रिलेशनशिप अभी अपन ने देखा? ये सारे अपन ने क्या देखे हैं? रिलेशनशिप। कि मेरी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है, इनका कर्व कैसा बनता है, बस। और ये भी पूरा चैप्टर खत्म। अभी तक का पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ क्या आपको? कि अपन ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं? किसी को कोई दिक्कत? पूरा रिवाइज हो गया। चैप्टर खत्म होगा, रिवीजन करेंगे अपन इसका, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये, ठीक है? चलो, जिसका मिस हुआ था उसको कुछ कुछ क्लिक हुआ क्या कि अपन कर क्या रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो छुट्टी पे जाने से पहले हमने पढ़ा था रिलेशनशिप दो लोगों का। बताओ। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कौन है और एवरेज कॉस्ट कौन है? जीएफ। मार्जिनल कॉस्ट ऊपर गया तो एवरेज कॉस्ट राइज करेगी, मार्जिनल कॉस्ट नीचे गया तो एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी। अब ये दोनों एक जगह पे बैठे हैं तो एवरेज कॉस्ट कहीं जाएगी कि सेम रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। याद आए क्या ये तीनों रिलेशनशिप आपको, जो अपन ने यहाँ पे देखा था? अपन ने यहाँ पे क्या देखा था? देखो कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट कम है तो मेरी एवरेज कॉस्ट भी क्या हो रही है? कम। अगर दोनों एक जगह पे बैठे हैं तो ये भी कैसी हो गई? कांस्टेंट। और यहाँ पर जैसे ही ये इंक्रीज हुआ ये भी क्या हो गई? इंक्रीज। ठीक है। आपने इसका ग्राफ नहीं बनाया था, एक बार आपको इसका ग्राफ बनाना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद बस हमारे 3 टॉपिक बचे हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा जो अपन ने चार्ट बनाया उसमें आपको समझ आया क्या कि अपन अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? पूरा रिवाइज हो गया आपको? ये कर्व सबको बनाना है? हाँ, बनाना। ये कर्व बनाना, क्योंकि आपके सीए के मॉड्यूल में है ना ये, इसलिए बनाना पड़ेगा हमको। बाकी लोग नहीं बना रहे, फोटो ले लिया। कॉपी कब कंप्लीट होगी यार? कॉपी बहुत बड़ी है ना यार इसकी। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आएगी चैप्टर बहुत। लेकिन ना इसकी कॉपी कंप्लीट कर लेना, बाद में फिर होती नहीं। आपको डिमांड वाले नोट्स भी मिल गए होंगे। मिले क्या? नहीं नहीं, डिमांड और सप्लाई भी है 12th में। अपन अभी अपन ने मॉड्यूल पढ़ा था ना, वो मॉड्यूल में डिमांड सप्लाई था ना। अभी तक सुनो सुनो सुनो, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है वो फाउंडेशन का कोर्स है और वो 11th का भी कोर्स है, इसीलिए आपको करना ही पड़ेगा। पहला डिमांड का मिल गया होगा आपको। ये प्रोडक्शन वाला मैंने कल डिमांड वाला भी दिया था। आप शुभिका को जानते हो? बातें मत करो प्लीज। आप शुभिका को जानते हो? वो आप नीचे फैकल्टी रूम में बैठती हैं। हाँ, आप उनको बोल देना कि हमको डिमांड वाला फॉरवर्ड कर दो, उनके पास है। और सप्लाई का नहीं होगा, सप्लाई का मैं भिजवा दूंगी। ये कर्व बनाना,
एक सेकंड में आपको देख के बताती हूँ। आपको, अच्छा मुझे आपको आपका वो बताना है ना। हाँ, इसके बाद 3 से 3:30 आपका ब्रेक है। फिर 3:30 से 4:30 आपका बीएसटी है। और 4:30 से 5:30 आपका मैथ्स है। फिर 5:30 से 6:30 फिर मैथ्स है। आपको 6:30 के पहले कोई नहीं छोड़ेगा। हाँ जी, वो मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको। उन्होंने शायद शुरू भी कर दिया होगा आपका। किया है क्या? आरएम 1 में उन्होंने कर दिया है, वो स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स सर पढ़ाएंगे आपको। स्टेट्स वाला पार्ट। क्या? मैं पढ़ाऊँ? ये बना लिया क्या आपने? अच्छा, अब देखो एक और रिलेशनशिप पढ़ना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सुनो, अभी किसका पढ़ा था? एवरेज कॉस्ट और, सेम है। अभी किसका पढ़ा था? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इसका भी सेम है कि मार्जिनल कॉस्ट ऊपर तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज, मार्जिनल कॉस्ट नीचे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल। मार्जिनल कॉस्ट सेम, तो ये भी सेम कांस्टेंट। बस यहाँ पे याद इतना रखना है कि जब ये कांस्टेंट होती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है। बस इतना याद रखना है आपको, सिर्फ इतना और लिखना है। आपका सेम टू सेम है। सिर्फ इसको लिख दो, जो फोटो ले रहा है फोटो ले लो। इसके बाद हमारे 2 रिलेशनशिप और लॉन्ग रन कॉस्ट बाकी है। ठीक है, मतलब हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप कैसा होता है? सेम। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ, इसके बाद आपका ब्रेक है। लिख लिया क्या ये? जिसका हो गया वो जा सकते हैं, नो इश्यूज।